गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं अदर बैकवर्ड कास्ट के रिगार्डिंग, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और उस चीज़ को बड़े पैमाने पे जानने की कोशिश करेंगे, जो भी इसमें कंक्लूजन्स होंगे, जो भी वेज होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसके पहले का जो भी पॉइंट्स था जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो आपका क्लियर हो गया। अभी क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट। अब इसके बारे में समझेंगे और इसको आज मेंटेन करते हुए जो भी कोई थोड़ा बहुत कंक्लूजन आएगा उसको खत्म करेंगे। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए गवर्नमेंट ने 4-5 स्टेप्स उठाए थे, कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, आज वहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अदर बैकवर्ड कास्ट में बेसिकली एजुकेशनल व्यूज को सपोर्ट दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा भी एजुकेशनल व्यूज को सपोर्ट दिया गया, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, एनजीओज के द्वारा भी, और साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड कास्ट के मेंबर्स अलग से एनजीओज चलाते थे उसके द्वारा भी, ताकि अदर बैकवर्ड कास्ट से जितने भी लोग रिलेटेड हो वो प्रॉपर एजुकेशन गेन कर सके। दूसरा मुद्दा यहां पे आता है 5 ईयर प्लान। 2007 जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान था, वो कब से कब तक था बेटा? कोई बता सकता है हमको? 11th 5 ईयर प्लान था वो आपका 2007 से 7-8 से 2000 कितने तक था? 11-12 तक, 2011-12 तक। तो जो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान था उसमें कुछ और भी कंडीशंस लागू करवाए गए, उसमें जो नए नए तकनीक थे ताकि एजुकेशन बेटर हो सके उसको और अलग तरीके से फॉलो कराया गया, ताकि 3 जो अलग व्यवस्थाएं हैं, ओबीसीज, एसटीज और एससीज, ये बड़े पैमाने पे बेटर एजुकेशन पा सके। बेटर एजुकेशन, अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी तो ये बेहतर भविष्य इनका निर्धारित होगा, और अगर इनका बेहतर भविष्य निर्धारित होगा तो ये बेहतर देश बनाने में आगे की तरफ कार्यरत होंगे। तीसरा पॉइंट यहां पे होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर has also been extended to them through pre-matric and post-matric scholarship। यहां पे स्कॉलरशिप दिया गया इन तीनों मेंबर्स को ताकि मैट्रिक्स से पहले का ये एजुकेशन बेटर ले सके और मैट्रिक्स के बाद का भी एजुकेशन बेटर ले सके। इनको पैसे कम देने पड़े और जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट मिले उससे ये अपने बेटर एजुकेशन पे खर्च कर सके। तो इसीलिए क्या, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैट्रिक का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पे हाई स्कूल। मैट्रिक का मतलब क्या हो गया? मैट्रिक का मतलब क्या हो गया? यहां पे हाई स्कूल हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैट्रिक की जगह में मैट्रिक्स मत समझ लीजिएगा, वो अलग है। ठीक है, वो आप हॉलीवुड दुनिया में चले जाएंगे तो उससे यहां पे मतलब नहीं है। यहां पे मैट्रिक से मतलब है, मैट्रिक्स मतलब हाई स्कूल, 10th। तो इसके बाद में अलग अलग क्या चीज फॉलो करवाया गया, क्या लागू कराया गया बेटा? स्कॉलरशिप्स लाए गए ताकि बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सके। As in the case of scheduled tribes, the students belongs to the other backward caste and being imparted pre-examination training to enable them to complete in various competitive our entrance examinations। आप जानते हैं जो फीस आप लोगों को पे करना होता है, कहीं पे फॉर्म भरने जाते हो तो एक अमाउंट होगा जो फीस आपको पे करना पड़ेगा उस फॉर्म को भरने के लिए। तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस किया गया कि जैसे जनरल कैटेगरी के मेंबर्स का 1000 रुपीज कॉस्ट होगा उस फीस को, उस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं एससी एसटी को कुछ अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए गए, 400 ही होगा। ओबीसीज के लिए, सॉरी ओबीसीज के लिए इतना डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। ओबीसीज का क्या होगा, ये चीजें 900 की हो जाएंगी या 800 की हो जाएंगी। और जब और भी नीचे जाएंगे एससी एसटीज मेंबर्स के लिए तो वो फीस आपकी 500 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट जैसा चाहती है, जैसा जिस तरीके से बेनिफिशियल देखती है कि इनको कम पैसे में बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, उस तरीके से नियम वह लागू करवा देती है।
चौथा पॉइंट यहां पे दिया हुआ बेटा, द माइनॉरिटी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड इंट्रोड्यूस मेनी स्कीम्स फॉर द टारगेट ग्रुप्स। क्या किया गया, जितने भी माइनॉरिटी कमीशंस या माइनॉरिटी ग्रुप्स बनाए गए थे सोशल जस्टिस के लिए, कि किसी प्रकार से इनसे भेदभाव ना हो, किसी तरीके से इनको छुआछूत की बीमारी या फिर इन तरीके का ये अलग अलग दिमाग में व्यवस्थाएं रख के कोई काम ना कर सके। इसी वजह से क्या किया, अलग ट्रेडिशंस, अलग कल्चर्स फॉलो करवाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस जो रूढ़िवादी विचारधारा है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। क्लियर है? ओके, गुड। अब यहां पे आता है द माइनॉरिटीज एंड अदर्स। जब द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, यहां पे इस शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है, क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसको भी देखते हुए हम आगे चलेंगे। कभी कभी माइनॉरिटीज, अगर इंडिया में माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया में माइनॉरिटीज किसको इंक्लूड किया जाता है, सिख मेंबर्स को, मुस्लिम्स को, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोगों को, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोगों को, इनको क्या किया जाता है, माइनॉरिटीज जो कहा जाता है अपने इंडिया के परिवेश में। तो इनको क्या अलग तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं, अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम मेंबर्स को अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाने के लिए मदरसा एंड ऑल, ऐसी कुछ सुविधाओं को वो अपने तरीके से चला सकते हैं, ताकि वो जो अपनी शिक्षा है वह दूसरों को प्रॉपर तरीके से दे सके। क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से दे सके, अपने कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपने फैसिलिटीज को लोगों के पास में पहुंचा सके। अब यहां पे पॉइंट को कंक्लूड करेंगे बेटा। माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंगुअल आर दोज हु हैव लेस नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ देयर ओन सेक्स, जो अपने जाति, अपने धर्म, अपने वर्ड, अपनी व्यवस्थाओं को मानने के संख्या में कम होंगे, ऐसे व्यक्तियों को माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में माइनॉरिटीज में किसको इंक्लूड किया जाता है बेटा, मुस्लिम मेंबर्स को, सिख मेंबर्स को और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले मेंबर्स को माइनॉरिटीज में इंक्लूड किया जाता है। इंडिया हैज मैनी मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक द दलित्स। भारत में बहुत से लोग हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दलित्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये क्या बहुत ही या तो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, या तो फिजिकली वीक हैं, या तो एजुकेशनली ये कहीं ना कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इनको क्या किया गया, अलग से सुविधाएं प्राप्त करवाई गई, प्रोवाइड की गई, ताकि ये बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सके। अब यहां पे कुछ आर्टिकल्स भी बनाए गए ताकि इनको किसी प्रकार का भेदभाव का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 में क्या चीजें लिखी हुई हैं यह हम जानेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसमें माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट होगा उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है। पहला, any section of the citizen residing in the territory of India or any part therefore having a distinct language, script or culture of its own shall have the rights to conserve the same। ऐसा क्यों कहा गया बेटा, इसको पूरी तरीके से ध्यान देंगे। किसी को वर्ड व्यवस्था के अनुसार अलग ना समझा जाए, किसी को उसके क्या बोलने के अनुसार अलग ना समझा जाए। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में कोई साउथ इंडियन आता है और वो साउथ के लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु ये सब बोलता है, तो उनको अलग नहीं ना बेटा, इंडिया तो बहुत बड़ा है ना, अमॉन्ग अगर देखा जाए 32.4 मिलियन किलोमीटर्स का एरिया एक्वायर करके रखा है। तो एक बड़ा एरिया कवर करने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं। तो बहुत सी चीजें अलग अलग तरीके से इनको देखने को मिलता है इंडिया में। तो क्या हो गया बेटा, क्या समझ गए, बहुत बहुत तरीके से इनको अलग अलग तरीके से सुविधाएं प्राप्त हुई।
तो किसी को किसी के जाति विशेष के आधार पर, किसी के भाषा के अनुसार आधार पे, किसी को पहनावे के अधिकार पे अलग ना समझा जाए, सबको समान रखा जाए। नो सिटीजन हैव बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब बताइए बेटा, कभी कभी होता है कि नहीं बेटा ये रिक्शे वाले का बेटा है, हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा? अगर वो एजुकेशनली स्ट्रांग है, अगर उसका दिमाग बहुत बड़े बेहतर ढंग से काम कर रहा है, तो वो जब एजुकेशनली स्ट्रांग है तो उसका एडमिशन तो लेना जरूरी है, उसका एडमिशन तो आपको लेना पड़ेगा। फीस वो रिक्शा वाला मेंबर नहीं दे पाएगा या दे पाएगा, ये उसकी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है। तो वो समस्या किसकी है? उस रिक्शे वाले मेंबर की। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसको बेटर एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको उसको बेटर शिक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, अलग अलग परिवेश में आप जानते हैं भारत में कई प्रजातियां रहती हैं, कई जातियां रहती हैं, कई विशेष समुदाय रहते हैं, अलग अलग प्रकार। इंडिया ऐसा इसीलिए कहा जाता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जिसको धर्म के अनुसार नहीं डिवाइड, नहीं, ये मुस्लिम है तो ये यहां नहीं रह सकते, नहीं, ये हिंदू है ये यहां पे नहीं रह सकते, ये क्रिश्चियन को फॉलो कर सकते हैं, ये इंडिया में नहीं आ सकते। तो यहां पे हर कोई आ सकता है, हर कोई रह सकता है। यहां पे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यहां पे सर्व सम्मत के साथ में एवरी पर्सन को इक्वल राइट्स प्रोवाइडेड है और सबको रहने के लिए इक्वल रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं। इनइक्वालिटी टुवर्ड्स वुमेन, आप जानते हैं, अब हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी टुवर्ड्स वुमेन, जो महिलाओं को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है। इनइक्वालिटी जो महिलाओं को असमानता जो फेस करना पड़ता है उसके बारे में, इनइक्वालिटी टुवर्ड्स वुमेन। यहां पे हम बात करेंगे, भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। अब पुरुष प्रधान देश में सभी को समान मत, समान अधिकार, समान व्यवस्थाएं तो प्राप्त नहीं होंगी ना बेटा। अगर पुरुष प्रधान देश कहा जाता है तो क्या होगा? यहां पे महिलाओं को अलग नजर से देखा जाएगा। ये चीजें, ये समस्याएं आज भी हैं, ये भी इतने बड़े बृहद पैमाने पे नहीं सॉल्व हुए हैं। ये समस्याएं आज भी उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर हस्बैंड और वाइफ है तो उसमें से कोई मेल मेंबर ही काम करेगा, फीमेल मेंबर्स केवल घर चलाएंगे। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेल मेंबर ही हेड होगा, फीमेल मेंबर क्या वहां पे किसी बड़े पद पे बैठने के काबिल नहीं मानी जाएंगी। और भी बहुत सी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है, इनको फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर एक ही घर में, ये मैंने क्लास 7 के कंक्लूजन्स पे ये क्लियर किया था, लेकिन अगर क्लास 8 में भी ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर ऐसे पॉइंट्स हैं तो उसको भी क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए एक ही घर में 2 चिल्ड्रंस हैं, क्या है? 2 चिल्ड्रंस हैं, और 2 चिल्ड्रंस में एक को वो क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बेटर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बेटर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, और दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, वहां का कोई गवर्नमेंट स्कूल है आसपास में, उसमें भेज देंगे। गवर्नमेंट स्कूल जिसमें सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन वहां के जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको वहां पे अध्यापक के पद पे नियुक्त किया गया है, वो उनको बेटर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगी? समस्याएं फेस करनी पड़ेगी ना बेटा। तो जो ये समस्याएं फेस करेंगे
वो बच्चे, वो बच्चियां, वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड होते जाएंगे। वो एक अलग विचार, अलग व्यवस्था, अलग अध्यादेश के तरफ अपने आप को अग्रेसित करते चले जाएंगे। वहीं से समस्याएं स्थापित होंगी, वहीं से व्यवस्थाओं में अड़चन प्रस्तुत होगा, वहीं से कोई ना कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और जितनी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा, उतनी ही व्यवस्थाएं खराब होती जाएंगी। अब स्टेप्स जो लिए गए इनके इंप्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, जो शोषण होता है उसको पूर्णतः बैन कर दिया कि आप उनको किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप किसी तरीके से उनको अलग व्यवस्था में नहीं रख सकते, उनको समान अधिकार प्राप्त है। अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी कर सकती हैं, अगर आप बाहर की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल के रखते हैं तो वो भी रह सकती हैं, अगर आप अलग व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं, वो भी बढ़ सकती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अमॉन्ग्स हिंदूज laws were passed to grant the same rights of inheritance of daughters as well. Dowry was made illegal. अगर हिंदू व्यवस्था वर्ड विचार के बारे में बात करें तो एजुकेशन को इक्वल व्यूज दिया गया। जैसे डाउरी को क्या किया गया? इलीगल माना गया। पॉलिनोमी वाज मेड इलीगल, जो ये अलग व्यवस्थाएं हैं इसको इलीगल मानी गई। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बेटा आपका, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सेट अप टू वर्क फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। ऐसा क्यों बनाया गया बेटा? वुमेन्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट लाइन्स, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन के लिए अलग से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से सुविधाएं और अलग से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर ने प्रोवाइड कराया। तो क्या हुआ? वो वुमेन्स को टू बिकेम, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लागू की? टू बिकेम इंडिपेंडेंट एंड अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए अगर ऐसा किया गया तो दूसरा भी कुछ ना कुछ तो होगा ना बेटा। साथ ही साथ एजुकेटेड भी हो सकती हैं, जो पहली परेशानी समस्याएं थी उसको सॉल्व करते हुए, उसको शॉर्ट आउट करते हुए। तो क्लियर हो गया। अब यहां पे आ गया चिल्ड्रंस, जो सबसे बड़ी समस्या है चिल्ड्रंस के लिए। गवर्नमेंट ने अलग अलग व्यवस्थाएं पास किए, ये चीजें क्लियर हो गई। ओबीसी क्लियर हो गया, वुमेन्स के रिगार्डिंग जो परेशानियां थी वो क्लियर हो गई। अब यहां पे चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बच्चों को आज के समय में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने कई सुविधाएं प्रोवाइड कराई ताकि ये बेटर एजुकेशन फॉर बेटर फ्यूचर, तो बेटर एजुकेशन फॉर बेटर फ्यूचर चिल्ड्रंस को यह व्यवस्थाएं। अब जो स्टेप्स की गई हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी चीजों में दिया गया है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे होंगे वो बेटर एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, तो बेटर एजुकेशन जब नहीं पाएंगे तो बेटर कहीं पे भी समाज को अलग बनाने में, समाज को व्यवस्थित बनाने में वो योगदान ही नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी एक व्यवस्था को स्थापित करते हुए चले जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट हैज इनिशिएटेड मेनी स्टेप्स। पहला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कहीं पे काम करता हुआ पाया जाएगा तो जिस जगह पे काम करता हुआ पाया जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद।